प्यारे बच्चों, कल हम जो है सांख्यिकी माध्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। सांख्यिकी माध्य के अंतर्गत हमने जो है सांख्यिकी माध्य की परिभाषा देखा पिछले पीरियड्स में, साथ ही साथ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके बारे में देखा। और जो है सांख्यिकी प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत जो है समानांतर माध्य क्या होता है, इसकी परिभाषा को जाना। तत्पश्चात हम समानांतर माध्य की गणना किस प्रकार से करते हैं और किन किन विधियों से करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पिछले पीरियड में हमने ये देखा था कि जो समानांतर माध्य होता है, जिसको कि हम इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन कहते हैं, इसको हम दो समूहों में बांट करके जो है समानांतर माध्य की गणना करते हैं। दो समूह से तात्पर्य है जब हमारे पास आंकड़े पहला अवर्गीकृत हों और दूसरा जो है वर्गीकृत हों। अवर्गीकृत के अंतर्गत हमने ये देखा था कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों किंतु हमारे पास जो श्रेणी है, आंकड़े हैं, वो व्यक्तिगत हों, है ना, तो उनका हमने जो है समानांतर माध्य ज्ञात करना सीखा। साथ ही हम चर्चा कर रहे थे कि जब श्रेणी अव्यक्तिगत हो परंतु वो सारणीबद्ध हो, अर्थात उनकी आवृत्तियां दी गई हो, तो उसके लिए हमने सूत्र का प्रतिपादन किया था। कौन सा सूत्र था वो, पुनः उस पर हम चर्चा करते हैं कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों किंतु उनकी आवृत्तियां दी गई हों, तब समानांतर माध्य का सूत्र हमने ज्ञात किया था। समानांतर माध्य m, या इसको हम x बार से भी प्रदर्शित करते हैं, x बार बराबर सिग्मा f x बटे सिग्मा f। इस सूत्र का प्रतिपादन किया था हमने, ठीक है, जहां सिग्मा एफ एक्स क्या होती है, सिग्मा एफ एक्स दिए गए आंकड़ों तथा संगत आवृत्तियों के गुणनफल का बीजीय योग होता है। उसको हम दिए गए आवृत्तियों की कुल संख्या से भाग देते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, समानांतर माध्य प्राप्त होता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। इसके अंतर्गत हमारे पास एक आंकड़ा दिया गया है, वो आंकड़े इस प्रकार से हैं कि एक गांव में 150 परिवारों के बच्चों की संख्या दी गई है और बच्चों की संख्या के पीछे जो है परिवार की संख्या क्या है, इसको एक सारणी के माध्यम से हम लेते हैं और फिर हम प्रति परिवार बच्चों की औसत संख्या ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न है, हमको एक सारणी दी गई है, बच्चों की संख्या और एक सारणी बना हुआ है परिवार की संख्या। ये है 0 के संगत 10, 1 के संगत 21, 2 बच्चे वाले 55 परिवार हैं, 3 बच्चे वाले 42 परिवार हैं,
4 बच्चे वाले 15 परिवार हैं और 8 बच्चे वाले जो है 7 परिवार हैं, और इनका जो कुल योग है परिवारों का, उसका कुल योग है 150। ये हमारे पास एक प्रश्न है कि एक गांव के 150 परिवारों के बच्चों की संख्या हमको इस प्रकार से दी गई है ना। प्रति परिवार हमको जो है बच्चों की औसत संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम एक सारणी तैयार करते हैं। वो सारणी होगी, एक सारणी हम तैयार करेंगे बच्चों की संख्या, पुनः दूसरी जो सारणी तैयार होगी वो होगी परिवार की संख्या, और तीसरी जो सारणी होगी वो होगी, ये जो बच्चों की संख्या है इसको हम आंकड़े चर x मान लेते हैं, परिवार की संख्या को हम आवृत्ति f से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो तीसरा जो सारणी तैयार होगा, तीसरा का स्तंभ, वो होगा इन दोनों के गुणनफल अर्थात f इंटू x के बराबर। ठीक है, अब जो आंकड़े दिए गए हैं उसको हम क्रमशः लिख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 और 8। 0, 1, 2, 3, 4, 8 ये आंकड़े जो बच्चों की संख्या है इसको हमने बारी बारी से लिख लिया। इनके संगत जो आवृत्ति दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो 0 के संगत है 10, 1 के संगत है 21, 2 के संगत है 55, 3 के संगत है 42, 4 के संगत है 15 और 8 के संगत है 7। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से बंद कर दिए और यहां पर हम लिखेंगे ये सभी का योग, जिसको हम दर्शाएंगे सिग्मा f, और यहां पे होगा सिग्मा f इंटू x। ये ठीक है, इस प्रकार से पहले हम एक सारणी का निर्माण कर लेते हैं। तो चलिए अब इनका गुणा करते हैं। गुणनफल f इंटू एक्स, 0 का 10 से गुणा करेंगे कितना मिलेगा? 10 शून्यम 0। 1 का 21 के साथ गुणा करेंगे, 21 1 का 21। फिर 2 का 55 के साथ गुणा करेंगे तो 55 गुणित 2 करेंगे कितना मिलेगा? 110। ठीक है, 3 गुणित 42 करेंगे, ये हो जाएगा 42 या 126। 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, 4 गुणित 15 करेंगे, पहाड़ा याद होगा आप लोग को 15 का, 15 चौक 60। इसी प्रकार 8 का गुणा हम 7 से करेंगे f इंटू एक्स के अंतर्गत, 8 7 56। ये हमको जो है क्या प्राप्त हुआ? प्रत्येक चर राशि और उसकी संगत आवृत्तियों का हमको इस प्रकार से जो है गुणनफल प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे? सिग्मा एफ एक्स, मतलब हमारे पास जितने आंकड़े दिए गए हैं उसको क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 0 धन 1 1, 1 और 6 7, 7 और 6 13 का 3, हासिल आया 1। फिर 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 का 7
इसको थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं एकदम। हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो इनका कुल योग कितना हुआ 373। और हमारे पास परिवार की कुल संख्या कितनी दी गई है 150। इसको जोड़ने पर भी निश्चित रूप से 150 आएगा, तो वो हो जाएगा सिग्मा एफ का मान कुल कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब हम क्या याद करेंगे समानांतर माध्य। तब सूत्र लिखेंगे समांतर माध्य x बार बराबर क्या सूत्र बताया गया है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का मान रखेंगे यहां पे, कितना आया 373 और सिग्मा एफ का मान कितना है 150 150। अब इसको हम और अलग से सरल करेंगे। इसको चाहे तो आप 5 से, ये देखिए एक ऊपर विषम है और एक सम है ना, तो ये जो है पर्टिकुलर किसी एक संख्या से क्या नहीं होगी, विभाजित नहीं होगी। तो इसको हम इस प्रकार से अलग अलग तोड़ लेते हैं। 5 15 गुणित 150 को कैसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे, पुनः एक बार आते हैं हमने समानांतर माध्य का सूत्र लिखा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हुआ, उसका मान कितना है 373, तो यहां से हमने मान रखा 373। सिग्मा एफ का मान है 150, ये मान हम रखना 150। अब इसको हम अपनी सुविधा अनुसार विभाजित कर सकते हैं, तो इसको हमने पुनः लिखा 373 बटे 150 को हमने 10 के गुणक के रूप में लिखा, क्या हो गया 15 गुणित 10। अब अलग से आप भाग देख सकते हैं इसको, 373 को पहले 15 से भाग दीजिए। आप देखिए ये पहली संख्या से स्टार्ट करेंगे तो ये छोटी है, तो एटलीस्ट 0 टाइम जाएगा, है ना। इसके बाद हम जो है इसको जोड़ी के रूप में लेते हैं, तो ये हो गया 37। अब 15 का टेबल ऐसे पढ़िए, 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 37 से ज्यादा ना हो। कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, 15 दूनी 30। अब इसमें सब माइनस करेंगे, 7 माइनस 0 7, 3 माइनस 3 0। ठीक है, अब यहां से हम 3 को जो है नीचे उतारने की, हो गया 73, 73 हो गई। अब 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 73 से ज्यादा ना हो। कितने टाइम्स जाएगा, कितने बार जाएगा 4 बार, 15 चौक 60, 15 पंचे 75, ज्यादा हो जाता है तो 4 बार लेंगे तो हो जाएगा 15 चौक 60। फिर हम इसमें माइनस करेंगे, 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 6 1। अभी छोटी संख्या है, डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पे क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे और इधर एक शून्य हम बढ़ाएंगे, ये हो गया 130। अब 15 का पहाड़ा या 15 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि 130 से 130 से ज्यादा ना हो। कितने बार जाएगा 15 8 120, 15 नहीं 135, 135 ज्यादा हो जाती है, इसलिए कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 15 8 120। ठीक है, डेसिमल के पश्चात, दशमलव के पश्चात एक ही अंक हम यहां ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 373 को जब 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया 24.8। तो इस प्रकार से हमारा यहां से अगला स्टेप होगा समानांतर माध्य x बार बराबर 24.8 बटे 10। अब इसको 10 से भी डिवाइड करना है हमको, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.48, और ये क्या होगा अभीष्ट उत्तर होगा। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हुई, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, अनक्लासिफाइड हो, है ना, और उनकी संगत आवृत्तियां हमको दी गई हो, तो हम इस सूत्र की सहायता से जो है समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है,
नोट कर लीजिए। हो गया है, आगे चलें। चलिए, अब हम देखते हैं समानांतर माध्य ज्ञात करने की जो है, अब हम समानांतर माध्य तब ज्ञात करेंगे जब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो कैसे हों, वर्गीकृत रूप में हों, क्लासिफाइड हों। अब हम समानांतर माध्य ऐसे आंकड़ों का ज्ञात करेंगे जो कैसे हों, वर्गीकृत रूप में हों। तो जब आंकड़े वर्गीकृत हों, जब आंकड़े वर्गीकृत हों तो इस विधि से भी जो है, तो तब आंकड़े के इस रूप से जो है हम समानांतर माध्य दो विधियों से ज्ञात करते हैं मुख्य रूप से। एक होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी होती है कल्पित माध्य या लघुरीति विधि। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, इसको कहते हैं शॉर्टकट मेथड। और इसी कल्पित माध्य या लघुरीति विधि को और विस्तृत रूप में हल करके जो है, और जो है सरलीकृत रूप में जो है, सरलीकृत रूप के माध्यम से हम समानांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। वो विधि कहलाती है पद विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड, पद विचलन विधि। तो हम इन तीनों विधियों पर आधारित एक एक उदाहरण लेकर के जो है सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये विधि, प्रत्यक्ष विधि, जैसे कि हमने अभी पूर्व उदाहरण दिया था, ये लगभग उसी प्रकार ही हल होता है, उसी रूप का हल होता है, लेकिन अंतर सिर्फ कहां आता है उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से। हम ज्ञात कर रहे हैं कि जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो समानांतर माध्य ज्ञात करना। एक चीज हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे यहाँ पे कि वर्गीकृत होता क्या है। वर्गीकृत से तात्पर्य है कि जो हमको आंकड़े दिए रहेंगे वो एक निश्चित अंतराल में बंधे हुए होंगे। ठीक है, उनके मध्य अंतराल, एक निश्चित अंतराल होंगे, जो संख्या आंकड़े रहेंगे वो एक निश्चित क्रम से जो है में जो है क्या होंगे, बंधे हुए होंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमको इस प्रकार से एक वर्गांतराल दिया है और उसके संगत जो है बारंबारता दी गई है। एक वर्गांतराल है 0 से 10, संगत आवृत्ति है 25, 10 से 20 उसके संगत आवृत्ति है 35, 20 से 30 संगत आवृत्ति है 70, 30 से 40 संगत आवृत्ति है 55, 40 से 50 संगत आवृत्ति है 30 और 50 से 60 और इसके संगत आवृत्ति हमको दी गई है 20। ये जो हमको सारणी दी गई है
इसका हमें जो है समानांतर माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है, प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है। ये जो वर्गांतराल दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इस वर्गांतराल में जो पहली राशि है उसको हम कहते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट, और जो दूसरी राशि आएगी उसको कहते हैं उच्च सीमा, अपर लिमिट। ठीक है, तो इसकी सारणी इस प्रकार से बनती है। यहां हम लिखेंगे वर्गांतराल, अगला कॉलम बनाएंगे हम मध्यमान का, फिर अगला कॉलम बनाएंगे संगत बारंबारता या आवृत्ति की, और अंत में बनाएंगे f इंटू एक्स के। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा यहां पे, जब हम प्रत्यक्ष विधि से दिए गए वर्गांतराल का जो है या सारणी का समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं, तो उस विधि से जो है समानांतर माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि से सूत्र होता है, प्रत्यक्ष विधि में समानांतर माध्य ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहां पे जो चर राशि एक्स है ना, ये आंकड़ा ना होकर के ये जो वर्गांतराल होता है उसका मध्यमान वाला पद होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, सूत्र वही है जैसे हमने पूर्व अभी देखा था, क्या होता है समानांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। लेकिन यहां जो एक्स है वो दिए गए आंकड़े ना होकर के जो वर्गांतराल दिए जाते हैं उसका मध्यमान पद होता है। ठीक है, तो इस मध्यमान को हम एक्स से दर्शाते हैं, बारंबारता को एफ से दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं संगत वर्गांतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक है, इसके संगत मध्यमान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मध्यमान? ये जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा, ये दोनों को जोड़ देना है और इसे हम किससे भाग देंगे? 2 से। ठीक है, तो 0 धन 10, 10 बटे 2 अर्थात 5। इसी प्रकार एक चीज और, हम पहले हमारा जो चार्ट दिया उसको स्पष्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम मध्यमान निकालते हैं। तो इसकी संगत आवृत्तियों को पहले हम लिख लेंगे। 0 से 10 की संगत जो आवृत्ति दी गई है वो है 25। अगला है 10 से 20 के अंतर्गत 35। अगला है 20 से 30 के अंतर्गत 70। 30 से 40 के अंतर्गत है 55। 40 से 50 के अंतर्गत है 30 और 50 से 60 के अंतर्गत है 20। ठीक, तो ये हमने मध्यमान निकाला। 0 और 10 के बीच का मध्यमान कितना होगा? 5। मध्यमान निकालने के लिए निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ दीजिए और 2 से उसको भाग दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार हम 10 और 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30। 30 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 15। स्पष्ट दिख रहा है 10 और 20 के बीच में कौन सी संख्या होगी? एकदम बीचों बीच 15। ठीक है, तो ये हो गया 15।
उसी प्रकार 20 और 30 का मध्यमान राशि क्या हो जाएगा? 25। 30 और 40 के बीच देखेंगे तो 30 और 40 70, 70 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 35। 40 और 50 के बीच तो 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, 90 को 2 से भाग देंगे हो जाएगा 45। और 50 और 60 का क्या हो जाएगा? 50 धन 60 110, 110 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 55। तो ये इस प्रकार से हम जो है मध्यमान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे? मध्यमान x और आवृत्ति या बारंबारता f का गुणनफल f इंटू x ज्ञात करेंगे। ठीक, चलिए गुणा करते हैं। 5 गुणित 25 करेंगे, 25 पंचे 125। इसी प्रकार 15 गुणित 35 करेंगे तो हम देखते हैं आपको यदि गुणा करने आता है, टेबल याद है तो अच्छी बात है, अन्यथा अलग अलग पृथक रूप से भी गुणा करके आप देख सकते हैं, है ना। तो 15 पंचे 75 का 5 हासिल आया 7, 15 तिया 45, 45 और 7 कितना हुआ? 52, 525 हो गया। कितना हो गया? 525। अगला हम देख सकते हैं 25 गुणित 70 कर लीजिए। तो आप जानते हैं 25 शून्यम शून्य और 25 सत्ते 175, ये हो जाएगा 1750, 1750। इसी प्रकार हम गुणा करेंगे 35 गुणित 55। तो 35 गुणित 55 करेंगे, गुणा करके देखिए 5 का 5 से गुणा कीजिए, 5 पंचे 25 का 5 हासिल आया 2 और 5 दिया 15 और 2 17। ठीक, पुनः 5 से गुणा करेंगे तो सेम मान आएगा, वही मान आएगा, ये हो जाएगा 175। दोनों को जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, 1 और 1 2 और 7 9 और ये 1, 1925। पुनः गुणा करते हैं 45 गुणित 30। 45 गुणित 30 करेंगे तो कितना होगा? गुणा करके देख सकते हैं आप, शून्य से गुणा, 3 पंचे 15 का 5 हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13, 1350। और अंत में गुणा करेंगे हम 55 गुणित 20 का, तो हो जाएगा 1110। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो अंतिम कॉलम है, अब हम प्रत्यक्ष विधि में समानांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये हमको ज्ञात है। ठीक है, तो अब हम ये जो एफ एक्स का मान दिया, ये सब को हम जो है जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अंतिम दो पदों के लिए मैं यहाँ पे कॉलम बना दे रहा हूं। यहाँ पे हम मान निकालेंगे सिग्मा एफ का और इधर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स का। इसको आपको इसके नीचे लिखना है कॉलम बनाते समय। ठीक है, और ये मान जो है आपका एफ एक्स जो है इस कॉलम का जो है स्तंभ का प्रतिनिधित्व करेगा। चलिए जोड़िए, तो कितना होता है? जब जोड़ के बताइए कितना होता है। ये देखते हैं 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 2 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18। 1 मिनट, पुनः एक बार देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 2 12, 12 5
12 5 17, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे गुणा गलत हो गया, 1100 आएगा, है ना। तो ये 17 का 7 हासिल आया 1, ठीक है। उसके बाद 1 और 1 2, 2 और 5 2 और 5 7, 7 7 14, 14 और 9 23, 23 और 3 26, 26 और 1 27, 27 का 7 हासिल आया 2, 2 और 1 3, 3 और 4 5 6, ये आया 6775 कुल योग। उसी प्रकार आवृत्तियों को हम जोड़ के देख सकते हैं। 5 और 5 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल आया 1, और 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 235। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेते हैं, पहले संपूर्ण जो सिग्मा एफ एक्स है उनका कुल योग ज्ञात कर लेंगे, है ना। सिग्मा एफ एक्स के रूप में जो एफ एक्स गुणनफल मिला उसका हम मान ज्ञात करेंगे, और जो बारंबारता दी गई है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, समानांतर माध्य। तो सूत्र लिखेंगे, अतः समानांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मान रख देते हैं। सिग्मा एफ एक्स जगह रखेंगे 6775, और सिग्मा एफ की जगह रखेंगे 235। दोनों की इकाई में जो है 5 है, तो निश्चित रूप से 5 से कटेगा। काटते हैं, 5 एकम 5, ठीक है। ये अलग से आप काट के देख सकते हो इसको। 6775 को 5 से काट दीजिए। 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 6 से ज्यादा ना हो। 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, उतारे 7, 5 दिया 15, 7 में से 5 गया 2, अब उतारेंगे 7, 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 27 से ज्यादा ना हो। कितने बार जाएगा, 5 बार। 5 पंचे 25, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचा, 2 में से 2 कितना, कुछ नहीं, 0। अब उतारेंगे हम 5, तो 5 पंचे 25, ठीक है। तो कितने बार हमारा भागफल का मान कितना आता है, 1355। उसी प्रकार 235 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 47, ठीक है। अब हम चूंकि 1355 को हम 47 से विभाजित करते हैं, तो इसका मान कितना आता है, इसका मान आता है लगभग 28.83, और ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। पुनः आप 47 से इसको भाग देंगे। 47 एक अभाज्य संख्या है ना, तो इसको भाग देने पर लगभग उत्तर कितना आएगा, 28.83। तो इस प्रकार जो है प्रत्यक्ष विधि से हम जो है समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं। पुनः मैं एक चीज बार बार बताना चाहूंगा, इसके पहले भी हमने जो है जब आंकड़े अवर्गीकृत रूप में थे तो भी हमने सिग्मा एफ एक्स का सूत्र लिया था, ठीक है। लेकिन वहां ये x और पूर्व वाले x में अंतर यह है कि प्रत्यक्ष विधि से जबकि आंकड़े वर्गीकृत रूप में हो तब ये जो x जो मान है वो वर्ग अंतराल का मध्यमान मान होता है, ठीक है। इस चीज को हमको ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि तब हमारे लिए उपयोगी होता है जबकि आंकड़े अपेक्षाकृत छोटे हों। यदि आंकड़े बड़े हों तो हमको इस प्रत्यक्ष विधि से जो है समानांतर माध्य निकालने में अपेक्षाकृत कठिनाई महसूस
होती है या हो सकती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम एक दूसरी विधि लेते हैं, और दूसरी विधि कौन सी है? कल्पित माध्य या लघुरीति विधि। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं कि लघुरीति विधि से हम समानांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे। कल्पित माध्य विधि से समानांतर माध्य की गणना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कल्पित माध्य की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमारे पास जो दिए गए आंकड़े हैं वो अपेक्षाकृत क्या हो, थोड़े से जटिल हो, तो हम जो है किस विधि का उपयोग करेंगे? कल्पित माध्य विधि का। कल्पित माध्य विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करने के दो सूत्र हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला कंडीशन, पहली शर्त नोट कर लीजिएगा, जबकि सिर्फ आंकड़े दिए गए हों तब कल्पित माध्य से समानांतर माध्य इसका सूत्र होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा d बटे n, या इसको इस रूप में भी लिखते हैं a प्लस सिग्मा dx बटे n, जहां a को हम कल्पित माध्य कहते हैं, d या dx जो है x ऋण a, ये जो है विचलन को दर्शाता है, और n जो है पदों की कुल संख्या है। ठीक है, इसको दूसरे रूप में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां क्या लिखा है, जबकि सिर्फ आंकड़े दिए गए, अर्थात आंकड़े जो है व्यक्तिगत रूप में हों, ठीक है, उनकी आवृत्तियां ना दी गई हों, तब हम समानांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से इस प्रकार से ज्ञात करते हैं a प्लस सिग्मा d बटे n, या कई बार इस सिग्मा d के बदले हम सिग्मा dx से भी उसको जो है क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जहां पे एक जो है कल्पित माध्य है, d या dx जो है चर राशि का कल्पित माध्य से विचलन को बताता है, और n जो है दिए गए आंकड़ों में पदों की कुल संख्या को जो है बताता है। दूसरा शर्त, जब आंकड़े एवं आवृत्तियां उपलब्ध हो या आवृत्तियां ज्ञात हो, तब कल्पित माध्य से समानांतर माध्य होता है
एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटे सिग्मा एफ, जहां ए जो है कल्पित माध्य है हमारा, सिग्मा एफ डी एक्स आवृत्ति व विचलन के गुणनफल का योग है, एवं जो सिग्मा एफ है वो आवृत्तियों का कुल योग है। आवृत्तियों का कुल योग है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सूत्र हैं, इनकी सहायता से जो है हम कल्पित माध्य विधि से जो है समानांतर माध्य की गणना करेंगे। चलिए प्रत्येक पर आधारित एक एक जो है उदाहरण देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिटा दो। तो हमारे पास एक आंकड़े हैं, संक्षेप में देखिए। एक उदाहरण में एक आंकड़ा है कि 6 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक क्रमशः 15, 21, 25, 29, 42 और 50 है। ठीक है, इनका हमें जो है लघुरीति विधि से जो है समानांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसका हल कैसे हो जाएगा? सबसे पहले हम एक सारणी तैयार करते हैं, प्राप्तांक इसको हम x से दर्शाएंगे और यहां पे हम निकालेंगे dx x ऋण a के रूप में। जो आंकड़े दिए गए हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं, प्राप्तांक को 15, 21, 25, 29, 42 और 50। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि से हमको जो है समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सामान्यतः जो आंकड़े दिए रहेंगे या वर्गांतराल का मध्यमान रहेगा, तो जो आंकड़े हमको प्राप्त होंगे उसमें हम कल्पित माध्य प्रायः हम जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके मध्य पद को मानते हैं, यथासंभव कोशिश करते हैं हम मध्य पद को मानते हैं, या फिर उस मान को मानते हैं जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक है। ठीक है, सामान्यतः हम इसमें सीमांत पदों को कल्पित माध्य के रूप में नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें आंकड़े प्राप्त हैं, आवृत्तियां नहीं दी गई हैं, है ना। और यहाँ कुल पदों की संख्या कितनी है? 6 है। तो इसके मध्य का पद कौन सा है? अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मध्य पद के रूप में आप या तो 25 को ले सकते हैं या 29 को लिख सकते हैं। हम मानते हैं कि ये जो 29 है इसको हम क्या मान लेते हैं? कल्पित माध्य, और इसको हम a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे x ऋण a, अर्थात इस a की जगह चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं x ऋण 29। अब बारी बारी से ये जो कल्पित माध्य है उसका इन जो चर राशि है इससे हम विचलन ज्ञात करेंगे। तो पहला होगा 15 में से 29 को घटाएंगे, कितना मिलेगा? 15 ऋण 29 ऋण 14। फिर 21 ऋण 29 कितना प्राप्त होगा? ऋण 8।
25 ऋण 29 ऋण 4, 29 ऋण 29 0। अब हम 42 में 29 को घटाएंगे, कितना प्राप्त होगा? 12 में से 9 गया 3, और इधर कितना बचेगा? 3 बचेगा। 3 में से 2 गया 1, तथा 50 में 29 को घटाएंगे, 50 में 29 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 50 ऋण 29 करते हैं, कितना बचा? 21। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ऋणात्मक चिन्ह वाले पद हैं इनको एक साथ जोड़ देंगे, और जो धनात्मक पद है इनको एक साथ जोड़ेंगे। ठीक है। जोड़ने पर चलिए जोड़ते हैं। ऋण 14 ऋण 8 ऋण 22, ऋण 22 और ऋण 4 कितना हुआ? ऋण 26। ठीक है। और 13 और 21 कितना हुआ? 34। अब हम सूत्र में मान रखने के लिए क्या ज्ञात करेंगे? सिग्मा डी का मान ज्ञात करेंगे। सिग्मा डी का ज्ञात करेंगे मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ऋण 26 धन 0 धन 34 कितना आएगा इसका मान? ऋण 26 धन 34 धन 8। ठीक है। अतः समानांतर माध्य x बार बराबर, हमने सूत्र लिखा है a प्लस सिग्मा डी बटे n लिखा है। a का मान कितना माना है? 29 धन सिग्मा डी का मान कितना है? 8, और आंकड़े में कुल पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसको हल करते हैं, इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 4/3, और आगे हल करने पर मिलेगा 4 को 3 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1.33। इसको जोड़ देंगे तो अभिष्ट मान 30.30 जो है क्या प्राप्त होगा? कल्पित माध्य प्राप्त होगा। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि प्रत्यक्ष विधि से कैसे समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं, और कल्पित माध्य विधि से समानांतर माध्य ज्ञात करने का कौन कौन सा सूत्र है। अगले पीरियड में जो है हम कल्पित माध्य विधि से समानांतर माध्य की गणना करेंगे, जबकि हमारे पास जो आंकड़े किस रूप में प्राप्त हो? वर्गांतराल के रूप में प्राप्त हो। ठीक है। थैंक यू।